विंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा में हम पुनः आप सभी डीएलएड, बीएड और डीएड स्पेशल एजुकेशन के तमाम बच्चों का हृदय की अनंत गहराई से स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में आपसे वादा किया था कि जब हम अगली कक्षा में उपस्थित होंगे तो आपके सम्मुख बुद्धि के सिद्धांतों को लेकर उपस्थित होंगे, तो आज उसी वादे को पूरा करने के लिए हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए। प्यारे बच्चों, इसमें हम बारीक से बारीक प्रश्नों, बारीक से बारीक तथ्यों का अध्ययन करेंगे और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर उन परीक्षाओं में आपकी गलती की जो संभावनाएं हैं वह एकदम खत्म हो जाएंगी। चलिए देर न करते हुए हम सबसे पहले बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक विनय महोदय हैं। इसके प्रतिपादक कौन हैं? विनय महोदय हैं। इन्होंने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत की अवधारणा दी। इसी क्रम में पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में कि एक कारक सिद्धांत के समर्थकों में किनका नाम आता है, तो आप बताएं कि एक कारक सिद्धांत में स्टर्न और टर्मन, ये दो ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं, दो ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम इस विचारधारा के समर्थकों में गिना जाता है। तो स्टर्न और टर्मन ये दो ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने एक कारक सिद्धांत का समर्थन दिया। विनय महोदय ने अपने अध्ययनों से इस निष्कर्ष पर वे पहुंचे कि बुद्धि अपने में एक कारक, एक शक्ति या ऊर्जा है जो किसी व्यक्ति को सभी कार्यों, सभी क्रियाओं को करने में सहायता प्रदान करती है। और इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि तीव्र है तो वह किसी भी कार्य को आसानी के साथ कर सकता है। ठीक है, विनय महोदय ने क्या कहा कि बुद्धि अपने में एक कारक है, एक शक्ति है और एक ऊर्जा है जो व्यक्ति को सभी प्रकार की क्रियाओं को प्रभावित, व्यक्ति की सभी क्रियाओं को प्रभावित करती है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि व्यक्ति के पास बुद्धि तीव्र है तो वह किसी भी कार्य को आसानी के साथ कर सकता है। किसी भी कार्य को, अगर बुद्धि उसकी तीव्र है तो वह किसी भी कार्य को आसानी के साथ कर सकता है। इसी क्रम में इस विचारधारा के संदर्भ में ही जॉनसन एक ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं, जॉनसन ये एक ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं, इन्होंने कहा कि यदि न्यूटन अपनी बुद्धि का प्रयोग विज्ञान के क्षेत्र में न करके अगर साहित्य के क्षेत्र में करते तो निश्चित तौर पर एक महान साहित्यकार होते। जॉनसन ने क्या कहा कि यदि न्यूटन अपनी बुद्धि का प्रयोग विज्ञान के क्षेत्र में न करके अगर साहित्य के क्षेत्र में करते तो एक निश्चित ही अच्छे साहित्यकार वह कहलाते। परंतु इस सिद्धांत की भी आलोचना हुई। देखिए, आलोचनाएं उनकी होती हैं जो किसी कार्य का प्रारंभ करते हैं। विनय महोदय ने बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया बहुत पूर्व में, इन्होंने एक कारक सिद्धांत की अवधारणा दी। तो तमाम और जो शिक्षा शास्त्री हैं उन्होंने इस सिद्धांत की आलोचना की और कहा कि उच्च बुद्धि वाले व्यक्ति सभी क्षेत्रों में समान रूप से कार्य नहीं कर सकते। यह उनकी बुद्धि के साथ साथ उनकी रुचि, रुझान और आवश्यकता पर निर्भर करता है। यही कारण है कि वर्तमान समय में इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। अरे बच्चों, आज के वर्तमान समय में बुद्धि को एक कारक के रूप में शिक्षा शास्त्री, मनोवैज्ञानिक स्वीकार नहीं करते। ठीक है, ये रहा आपका बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक स्पीयरमैन। इसके प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। स्पीयरमैन है। इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि दो कारकों का योग है। क्या कहा?
कि बुद्धि, अपने प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि में दो कारक होते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं? पहला कारक है आपका सामान्य मानसिक योग्यता। पहला कारक क्या है? सामान्य मानसिक योग्यता। इसको अंग्रेजी में कहते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी। और दूसरा है विशिष्ट मानसिक योग्यता, इसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी। ठीक है। और सामान्य मानसिक योग्यता को इन्होंने जी से और विशिष्ट मानसिक योग्यता को यस से चिन्हित किया है। ठीक है। सामान्य मानसिक योग्यता क्या है? देखिए, स्पीयरमैन ने कहा कि व्यक्ति को सभी कार्यों में सहायता करती है। ये जो बुद्धि है, सामान्य मानसिक योग्यता, ये क्या है कि व्यक्ति को सभी कार्यों में सहायता करती है। यह एक ही होती है, इसलिए इसे सामान्य बुद्धि कहते हैं। यह एक ही होती है। आप चित्र के माध्यम से समझ लीजिए कि यह जी एक ही है। ठीक है। दूसरे क्रम में इन्होंने कहा कि विशिष्ट मानसिक योग्यता, यह व्यक्ति को उसी कार्य में सहायता करती है जिसके लिए वह होती है, और यह अनेक होती है। ठीक है। अनेक का मतलब यस 1, यस 2, यस 3, यस 4 और यस 5। इसी तरह से और भी ढेर सारी जो विशिष्ट बुद्धि है वो और भी ढेर सारी होती हैं। तो इन्होंने कहा कि व्यक्ति को उसी कार्य में सहायता करती है जिसके लिए वह होती है। यह अनेक होती है, इसलिए इसे विशिष्ट बुद्धि कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस सिद्धांत की भी आलोचना हुई और विभिन्न विद्वानों ने स्पीयरमैन की यह बात स्वीकार तो की कि मनुष्य के कार्यों को करने में सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि तो कार्य करती है, लेकिन यह बतलाने में असमर्थ रहे कि कौन सी बुद्धि कितना योगदान देती है। सामान्य जो मानसिक योग्यता है और जो विशिष्ट मानसिक योग्यता है, यह कितना योगदान देती है, यह बतलाने में स्पीयरमैन असमर्थ रहे। इसलिए इस सिद्धांत की भी जो है इसको भी अमान्य घोषित कर दिया गया। अब हम चलते हैं बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत की तरफ। प्यारे बच्चों, बुद्धि का जो त्रिकारक सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं। और अभी जैसे मैंने आपको बतलाया कि जो द्विकारक सिद्धांत था, यह भी स्पीयरमैन का था, तो फिर इनको त्रिकारक सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी? इन्होंने अपने सिद्धांत में कमियां देखी और स्पीयरमैन ने समझ लिया कि उसे दूर करने के लिए उन्हें त्रिकारक सिद्धांत की आवश्यकता पड़ेगी। और उन्होंने त्रिकारक सिद्धांत में एक विशिष्ट चीज को जोड़ा और बतलाया कि बुद्धि 3 कारकों का योग है। द्विकारक सिद्धांत में उन्होंने कहा कि बुद्धि 2 कारकों का योग है, लेकिन अपने इस सिद्धांत में उन्होंने कहा अपने प्रयोगों और निष्कर्षों के आधार पर कि बुद्धि 3 कारकों का योग होती है। 3 कारकों का योग होती है। स्पीयरमैन ने कहा अपने त्रिकारक सिद्धांत में कि बुद्धि एक मानसिक योग्यता, विशिष्ट योग्यता ही नहीं, बल्कि उसमें एक तीसरा कारक भी होता है, समूह कारक, जिसको हम ग्रुप फैक्टर कहते हैं। तो अभी द्विकारक सिद्धांत में हमने आपको सामान्य मानसिक योग्यता जी के बारे में बतलाया, वही चीज यहां पर भी लागू होती है। जो हमने विशिष्ट मानसिक योग्यता द्विकारक में बतलाया, वही आपका त्रिकारक में भी लागू होता है। ठीक। लेकिन इन्होंने अपने इस सिद्धांत में समूह कारक को भी जोड़ दिया और इन्होंने समूह कारक को स्पष्ट करते हुए कहा कि समूह कारक का तात्पर्य उस कारक से था जो यस और जी में समान रूप से विद्यमान रहता है। बस इतना सा ही है। जो जी मतलब सामान्य मानसिक योग्यता और यस जिसमें विशिष्ट मानसिक योग्यता, दोनों में समान रूप से विद्यमान रहता है। इतना ही आपको ध्यान देना है, समान रूप से विद्यमान रहता है। चित्र के माध्यम से समझ लीजिए, ये आपका जी है, ये आपका क्या है? जी है, और ये आपका यस है। ठीक है। इन दोनों में ये जो पोर्शन है आपका, ठीक है, यही है ग्रुप फैक्टर अर्थात समूह कारक, जो जी में भी
है, जी में यस का कुछ भाग आ रहा है और यस में जी का कुछ भाग आ रहा है। तो यह जो बीच का पोर्शन है यह जी में भी है और यस में भी है, दोनों में समान रूप से विद्यमान है। यही तो कह रहे हैं कि जी और यस कारकों में समान रूप से विद्यमान है। तो ये जो फैक्टर है ये कहलाएगा आपका ग्रुप फैक्टर अर्थात समूह कारक, और इसी को इन्होंने इस त्रिकारक सिद्धांत में जोड़ दिया और ये तैयार हो जाता है उनका त्रिकारक सिद्धांत। लेकिन इसकी भी आलोचना हुई कि तमाम ऐसे शिक्षा शास्त्री, तमाम ऐसे मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जितने भी बौद्धिक कार्य जटिल तंतु संस्थान से और विभिन्न शैलियों में संपादित होते हैं उन्हें जी यस या समूह कारक, जी यस या समूह कारक द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए इस सिद्धांत को भी शिक्षा शास्त्रियों ने अस्वीकार कर दिया। तो यह भी तमाम परीक्षाओं में इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। ठीक है, कौन है? थॉर्नडाइक। इन्होंने बतलाया कि बुद्धि में सामान्य मानसिक योग्यता जी जैसा कोई तत्व नहीं होता। जी जैसा कोई तत्व नहीं होता, मतलब सामान्य मानसिक योग्यता, इसी को हम जो है जी कहते हैं। जैसा कोई तत्व नहीं होता बल्कि अनेक प्रकार के तत्वों का योग है और किसी भी मानसिक कार्य में कई तत्व मिलकर कार्य करते हैं, यह इन्होंने बतलाया। इसी क्रम में उन्होंने आगे बतलाया कि जिन अनुभवों में उद्दीपन का तात्पर्य स्टिमुलस, ठीक, और अनुक्रिया अर्थात रिस्पॉन्स, दोनों में संबंध स्थापित हो जाए, मतलब स्टिमुलस में और रिस्पॉन्स में अर्थात उद्दीपन में और अनुक्रिया में अगर संबंध प्रगाढ़ हो जाएं, अच्छे हो जाएं, तो उनका प्रयोग मनुष्य भविष्य में उसी प्रकार की समस्याओं को हल करने में करता है। तो यह उन्होंने अपने इस सिद्धांत में स्पष्ट किया। उन्होंने यह भी आगे स्पष्ट किया कि यही कारण है कि यदि कोई व्यक्ति एक प्रकार के कार्य को करने में दक्ष है तो यह आवश्यक नहीं कि वह दूसरे कार्य को भी करने में दक्ष होगा। ठीक है, मतलब व्यक्ति किसी एक कार्य को अगर करने में दक्ष है तो कोई आवश्यक नहीं है कि वह दूसरे कार्य में भी दक्ष होगा। इस सिद्धांत की भी आलोचनाएं हुई। ठीक, क्यों आलोचनाएं हुई? क्योंकि उन्होंने कहा कि एक विशेष प्रकार के तत्वों का योग है, यह बतलाने में वह असमर्थ रहे कि कौन कौन से तत्व हैं या कितने तत्व हैं। इनके पश्चात तमाम ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने, कुछ लोगों ने कहा कि 5 तत्व हैं, कुछ लोगों ने कहा 7 तत्व हैं, ठीक, कुछ लोगों ने कहा 9 तत्व हैं, कुछ लोगों ने कहा कि 120 तत्व भी इसमें हो सकते हैं, और आगे तमाम ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने 120 से भी ज़्यादा तत्वों की बात की। तो इसलिए इस सिद्धांत की भी आलोचनाएं हुई हैं। तो यह रहा आपका बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। ठीक है, अब हम समूह कारक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। समूह कारक सिद्धांत की जब बात आती है तो सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जाता है कि समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। तो आप तुरंत उत्तर दीजिए कि समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक थर्स्टन महोदय हैं। ठीक है, कौन है? थर्स्टन महोदय हैं। इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर कहा कि बुद्धि न तो एक योग्यता का सूचक है, न तो 2 योग्यताओं का, न तो 3 योग्यताओं का, न ही अनेक योग्यताओं का, बल्कि यह सामूहिक योग्यता के अनेक समूहों का योग है। उन्होंने क्या कहा कि बुद्धि सामूहिक योग्यताओं के अनेक समूहों का योग है। ठीक है, और इन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक ऐसे समूह का एक प्राथमिक कारक होता है जो उस समूह का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक ऐसे समूह का एक प्राथमिक कारक होता है जो उस समूह का प्रतिनिधित्व करता है। इसे उन्होंने प्राथमिक मानसिक योग्यता
क्या कहा? प्राथमिक मानसिक योग्यता कहा। और ये जो मानसिक योग्यताएं हैं यह बहुत सारी होती हैं। जो मानसिक योग्यताएं हैं इनकी संख्या उन्होंने बहुत सारी बतलाई, और इसी आधार पर उन्होंने इस सिद्धांत को बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत भी कहा है। तो इस प्रकार यह भी पूछा जा सकता है कि समूह कारक सिद्धांत के और कौन कौन से नाम हैं। तो आपको कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इसके जो अन्य नाम हैं वह प्राथमिक मानसिक योग्यता इसका एक नाम है। दूसरा इन्होंने नाम दिया क्योंकि मानसिक योग्यताएं बहुत सारी होती हैं, उस आधार पर थर्स्टन महोदय ने कहा कि इसे हम बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत भी कह सकते हैं, और कहा जाता है, बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत कहा जाता है। इतना ही नहीं, इन्होंने 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं की खोज भी की और बतलाया कि वो 7 मानसिक योग्यताएं कौन कौन सी हैं। पहला है संख्यात्मक योग्यता, जो गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करती है। शाब्दिक योग्यता, जिसमें शब्द भंडार अधिक पाया जाता है। स्थानिक योग्यता, जिसमें जो है विज्ञान की चीज़ें जो है बच्चों में उस बुद्धि से वैज्ञानिक बुद्धि इसमें विकसित होती है। चौथा आपका शब्द प्रवाह है, जिसमें धारा प्रवाह में आप बोल सकते हैं, ठीक है, तो बोलने की क्षमता की योग्यता का विकास होता है। पांचवा उन्होंने कहा तार्किक योग्यता, ठीक है, तो यह इसमें जो है बालक के तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। फिर उन्होंने कहा छठा स्मृति योग्यता, जिसमें बालक जो है अपने मन मस्तिष्क में चीज़ों को धारण करने की उसके अंदर क्षमता का विकास होता है। और सातवां उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष संबंधी योग्यताओं, प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता अर्थात चीज़ों को देख करके उसके बारे में जानना, समझना और उसके बारे में अभिव्यक्त करना, इन सब चीज़ों की इसके अंदर क्षमता का विकास होता है। तो 7 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की इन्होंने खोज की। इनके अनुसार ये जो 7 मानसिक योग्यताएं हैं यही बुद्धि के रूप में कार्य करती हैं। क्या कहा इन्होंने कि ये जो 7 प्रकार की मानसिक योग्यताएं हैं यही व्यक्ति में या बालक में बुद्धि के रूप में कार्य करती हैं। तो यह सिद्धांत कहलाया आपका समूह कारक सिद्धांत। अब हम आगे चलते हैं पदानुक्रमित सिद्धांत की तरफ। पदानुक्रमित सिद्धांत यह भी बुद्धि के सिद्धांतों में महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बर्ट और बर्नन, ये 2 ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं, बर्ट एवं बर्नन। इन्होंने पदानुक्रमित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसको क्रमिक महत्व का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्रमिक महत्व का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पदानुक्रमित सिद्धांत को क्रमिक महत्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक, इसके प्रतिपादक बर्ट और बर्नन महोदय हैं। इन्होंने स्पीयरमैन, अभी जैसे मैंने बतलाया, स्पीयरमैन का त्रिकारक सिद्धांत आपको बतलाया, जिसमें जी अलग फैक्टर, सामान्य मानसिक योग्यता और विशिष्ट मानसिक योग्यता अर्थात यस और समूह कारक, ये जो 3 कारक उन्होंने स्पीयरमैन ने बतलाए थे, उसी का बर्ट और बर्नन ने संश्लेषण करके इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने अपने सिद्धांतों में सबसे ऊपर सामान्य मानसिक योग्यता जी को रखा, दूसरे स्थान पर विशिष्ट मानसिक योग्यता को रखा, यह दूसरा स्थान हो गया। दूसरे स्तर पर उन्होंने क्या किया कि विशिष्ट मानसिक योग्यता यस को स्थान दिया। ठीक, इसके पश्चात विशिष्ट मानसिक योग्यता को उन्होंने 2 लघु समूह कारकों में बांट दिया। 2 लघु समूह कारकों में बांट दिया। और पहला जो लघु समूह कारक उन्होंने बतलाया वह था शाब्दिक शैक्षिक मानसिक योग्यता। दूसरा प्रयोगात्मक
यांत्रिकी अभियोग्यता, और इसको भी इन्होंने विशिष्ट कारक, जो लघु समूह कारक था, इसको भी उन्होंने कुछ विशिष्ट कारकों में बांट दिया, और शाब्दिक शैक्षिक मानसिक योग्यता को इन्होंने 3 भागों में बांटा। पहला था शाब्दिक योग्यता, दूसरा आंशिक योग्यता, और तीसरा था अन्य योग्यता। इसी प्रकार उन्होंने प्रयोगात्मक यांत्रिकी अभियोग्यता को भी 4 खंडों में विभक्त किया। यह विशिष्ट कारक हैं: यांत्रिकी योग्यता, स्थानिक योग्यता, करचल योग्यता। अभी हम समझाते हैं कि करचल योग्यता क्या है, और अन्य योग्यताएं। देखिए, करचल योग्यताएं वे योग्यताएं होती हैं जो हाथों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसको करचल योग्यता कहा जाता है। तो इस प्रकार बर्ट और बर्नन ने स्पीयरमैन के सिद्धांतों का ही संश्लेषण करके इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और सामान्य मानसिक योग्यता को सबसे ऊपर रखा इन्होंने। तो अक्सर परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि पदानुक्रमित सिद्धांत में पहला स्थान सबसे ऊपर किसको दिया गया है, तो आपको बताना पड़ेगा सामान्य मानसिक योग्यता को, और सबसे निचला जो स्थान दिया गया है वह विशिष्ट कारकों को दिया गया है, ठीक है। तो यह सिद्धांत कहलाता है पदानुक्रमित सिद्धांत। आलोचनाओं में वर्तमान समय में कई मनोवैज्ञानिक बुद्धि को विभिन्न प्रकार की योग्यताएं तो मानने लगे हैं, किंतु उसमें किसी प्रकार के क्रम में होने का एक मत नहीं है। मतलब वो ये कहते हैं कि कोई भी बुद्धि एक क्रम में नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यह सिद्धांत कहलाता है पदानुक्रमित सिद्धांत। अब हम आगे आपको बतलाएंगे त्रि-आयाम सिद्धांत। आपका त्रि-आयाम सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक गिलफोर्ड महोदय हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक गिलफोर्ड महोदय हैं। इन्होंने बुद्धि की संरचना को एक व्यवस्थित 3 प्रतिमान के रूप में व्यक्त किया है। इन्होंने क्या किया कि बुद्धि की संरचना को एक व्यवस्थित 3 आयाम प्रतिमानों के रूप में व्यक्त किया है। पहला जो इन्होंने बतलाया है प्रतिमान वह है उत्पाद, दूसरा आपका संक्रियाएं, और तीसरा है आपका विषय वस्तु। इन 3 आयाम प्रतिमानों के रूप में इन्होंने अपने सिद्धांत को बांटा है। उत्पाद में 5 बिंदु उन्होंने बतलाए हैं। उत्पाद में 5 बिंदु हैं उनके। संक्रियाओं को उन्होंने 6 वर्गों में 6 भागों में बांटा है, और विषय वस्तु को 4 भाग में उन्होंने बांटा है। तो इस प्रकार देख लीजिए 5 × 6 × 4। अभी इसको हम बतलाएंगे कि ये क्या है, इसको नोट करके यहाँ कर दे रहे हैं। अब देखिए उत्पाद में जो 5 प्रकार इन्होंने बतलाए हैं उत्पाद के, उसमें मूल्यांकन है, अभिसारी चिंतन है, ठीक है, अपसारी चिंतन है, स्मृतिकरण याद करना है, और संज्ञान है। ये 5 बिंदु उत्पाद के हैं। इसके पश्चात इकाइयों के रूप में, संक्रियाओं को इकाइयों के रूप में, वर्गों के रूप में, संबंधों के रूप में, प्रणाली या तंत्र के रूप में, विभिन्न रूपों में परिवर्तन के रूप में, निहितार्थ बताने के रूप में, इन 6 प्रकारों में संक्रियाओं को इन्होंने बांटा। फिर आकृति, ये विषय वस्तु में जो बिंदु हैं, आकृति एवं मूर्त रूप में, प्रतीकात्मक रूप में, अर्थ समझने संबंधी, व्यवहारिक या प्रायोगिक विषय वस्तु के रूप में, इन 4 बिंदुओं में विषय वस्तु को भी इन्होंने बांटा है। इस प्रकार उन्होंने कहा कि बुद्धि 5 × 6 × 4, अगर इसको आप जोड़ेंगे, गुणा करेंगे तो 120
इसका गुणनफल क्या आएगा? 5 गुणे 6 गुणे 4, इसका गुणनफल आएगा 120। तो 120 मानसिक योग्यताओं का योग है। 120 मानसिक योग्यताएं, मानसिक योग्यताएं, इनका योग है बुद्धि, इनका योग है बुद्धि। इन्होंने बतलाया, गिलफोर्ड महोदय ने, कि 5 गुणे 4 गुणे 6, ये जो घन आपके सम्मुख बना हुआ है, इसमें देखिए नीचे देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 आपका ये हो गया, ठीक है। आपका 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। उसी प्रकार से 1 2 3 4 ये आपका ये हो गया, ठीक है। तो घन में घन का जो क्षेत्रफल निकाला जाएगा वह 5 गुणे 6 गुणे 4, तो ये 120 आ जाएगा। तो 120 ये बॉक्स बन गए छोटे छोटे, ठीक है। इसी को उन्होंने मानसिक योग्यता का नाम दिया, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि 120 मानसिक योग्यताओं का योग हो सकती है यदि कोई भी बौद्धिक घटना इन 3 आयामों के आधार पर घटती है, तो आप समझ जाइए कि वह व्यक्ति बुद्धिमान है। उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति की बौद्धिक घटनाएं इन 3 आयामों से होकर गुजरती हैं, तो आप समझ लीजिए कि व्यक्ति बुद्धिमान होगा, ठीक है। तो यह रहा आपका त्रिआयाम सिद्धांत। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सिद्धांत की तरफ। अगला सिद्धांत है ठोस एवं द्रव का सिद्धांत। ठोस एवं द्रव का सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कैटल महोदय हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कैटल महोदय हैं। इन्होंने मानवीय बुद्धि को 2 भागों में विभाजित किया। मानवीय बुद्धि को 2 भागों में विभाजित किया, और पहला इन्होंने जो भाग बताया वह है द्रव बुद्धि, ठीक है। इसको हम तरल बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। दूसरा इन्होंने कहा ठोस बुद्धि, इसको हम क्रिस्टल बुद्धि भी कहते हैं, ठीक है। तो 2 रूपों में कैटल महोदय ने मानवीय बुद्धि को बांटा, ठीक है। द्रव बुद्धि को समझिए कि द्रव बुद्धि क्या है? नई परिस्थितियों में तार्किक रूप से सोचने, समस्याओं को हल करने की क्षमता, या जो है क्षमा कीजिएगा, नई परिस्थितियों में तार्किक रूप से सोचने और समस्याओं को हल करने की क्षमता। यह क्षमता पूर्ण ज्ञान पर निर्भर नहीं हो पूर्व ज्ञान पर निर्भर नहीं होती और किशोरावस्था में चरम पर होती है, किंतु जैसे जैसे प्रौढ़ावस्था प्रारंभ होती है यह बुद्धि समाप्त होने लगती है। इस बुद्धि के निर्धारण में वंशानुक्रम का अधिक महत्व होता है। वंशानुक्रम का अधिक महत्व होता है। फिर से इस सिद्धांत को समझ लीजिए कि द्रव बुद्धि क्या कहती है? द्रव बुद्धि कहती है कि नई परिस्थितियों में तार्किक रूप से सोचने या समस्याओं को हल करने की क्षमता, यह क्षमता पूर्व ज्ञान पर निर्भर नहीं होती। किशोरावस्था में यह चरम पर होती है, किंतु जैसे जैसे प्रौढ़ावस्था प्रारंभ होती है यह बुद्धि समाप्त होने लगती है। इस बुद्धि का निर्धारण वंशानुक्रम पर होता है, ठीक है। तो यह रहा आपका द्रव बुद्धि। अभी एक चीज और बतलाते हैं आपको कि ये जो किशोरावस्था में चरम पर होती है यह बुद्धि, इसमें किशोरों में चिंतन करने, तर्क करने, ठीक है, विषय वस्तुओं को, घटनाओं को समझने की योग्यता तीव्र ढंग से विकसित होती है। तो यह कहलाता है आपका द्रव बुद्धि। अब आइए समझते हैं कि ठोस बुद्धि क्या है। यह वह बुद्धि है जो व्यक्ति के सांस्कृतिक ज्ञान और शिक्षा तथा अन्य कुशलताओं पर निर्भर करती है, ठीक है। इस पर निर्भर करती है, सांस्कृतिक ज्ञान, शिक्षा और अन्य कुशलताओं पर निर्भर करती है।
यह बुद्धि वृद्धावस्था में सर्वाधिक होती है। यह बुद्धि वृद्धावस्था में सर्वाधिक होती है और पर्यावरण पर निर्भर करती है। ठीक है, यह जो बुद्धि है यह पर्यावरण पर निर्भर करती है। तो यहाँ से दो चीजें निकल करके आती हैं कि किशोरावस्था में जो द्रव बुद्धि होती है वह तीव्र होती है, लेकिन ठोस बुद्धि जो है वह वृद्धावस्था में सर्वाधिक होती है। यहाँ पर एक दूसरा बिंदु उभर करके सामने आता है कि द्रव बुद्धि जो होती है यह वंशानुक्रम पर निर्भर करती है, और दूसरा जो बिंदु उभर कर सामने आता है कि ठोस बुद्धि यह पर्यावरण पर निर्भर करती है। तो इतनी चीजें आपको समझने में कठिनाई नहीं होंगी। आगे आपको यह बतलाते हैं कि इस सिद्धांत की भी तमाम मनोवैज्ञानिकों ने आलोचनाएं की। तमाम मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को दो भागों में बांटने के पक्ष में वो नहीं है, ठीक है, बल्कि उनका विचार है कि बुद्धि एक पूर्ण इकाई है जो वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार तमाम शिक्षा शास्त्रियों ने इस सिद्धांत की भी आलोचना की है। ठीक है, उन्होंने कहा कि इसको दो भागों में बांटने की कोई जरूरत नहीं, बुद्धि एक पूर्ण इकाई है। ठीक है, बुद्धि अपने में एक पूर्ण इकाई है और यह वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करती है। ठीक है, ये देखिए, द्रव बुद्धि जो है वह सिर्फ वंशानुक्रम पर निर्भर करती है, ठोस बुद्धि सिर्फ पर्यावरण पर निर्भर करती है। लेकिन तमाम शिक्षाविदों ने कहा कि बुद्धि एक इकाई है, एक इकाई का संगठन है। ठीक है, एक पूर्ण इकाई है। उन्होंने कहा कि बुद्धि एक इकाई के रूप में है और पर्यावरण और वंशानुक्रम दोनों पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार यह आपका सिद्धांत रहा, ठोस एवं द्रव का सिद्धांत या द्रव एवं ठोस का सिद्धांत। अब हम अगले सिद्धांत की तरफ बढ़ेंगे। इस सिद्धांत को कहते हैं बुद्धि ए और बी का सिद्धांत। बुद्धि ए और बुद्धि बी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हेब महोदय हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हेब महोदय हैं। इन्होंने बुद्धि को अपने प्रयोगों के आधार पर, अपने प्रयोगों के निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने बुद्धि को दो भागों में बांटा है। पहला जो इन्होंने बतलाया कि बुद्धि ए, इसको नाम इन्होंने दिया बुद्धि ए। क्या नाम दिया? बुद्धि ए। दूसरा भाग उन्होंने बतलाया बुद्धि बी। अब समझिए कि बुद्धि ए क्या है। बुद्धि ए हेब के अनुसार यह वह बुद्धि है जिसका निर्धारण वंशानुक्रम से होता है। यह बुद्धि जन्मजात होती है। यह बुद्धि वह क्षमता है जो किसी व्यक्ति को किसी कार्य की रूपरेखा तैयार करने में और उसका क्रियान्वयन करने में उसे सहायता प्रदान करती है। यह बुद्धि ए है। ठीक है, अब समझिए कि बुद्धि बी क्या है। बुद्धि बी वह बुद्धि है जिसका निर्माण वातावरण में होता है। यह शैशवावस्था और बाल्यावस्था में पूर्ण हो जाता है। ठीक है, बस इतना सा ही इनका यह सिद्धांत है हेब महोदय का। इन्होंने बुद्धि ए को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह वह बुद्धि है जिसका निर्धारण वंशानुक्रम से होता है। यह बुद्धि जन्मजात होती है। यह बुद्धि वह क्षमता है जो किसी व्यक्ति को किसी कार्य की रूपरेखा तैयार करने और उसके क्रियान्वयन करने में उसे सहायता प्रदान करती है। बुद्धि बी के बारे में उन्होंने बतलाया कि बुद्धि बी वह बुद्धि है जिसका निर्माण वातावरण में होता है और यह शैशवावस्था और बाल्यावस्था में ही पूर्ण हो जाता है। तो यह बुद्धि ए और बुद्धि बी का सिद्धांत रहा। ठीक है, तमाम और शिक्षा शास्त्रियों ने भी इस सिद्धांत की भी आलोचना की और उन्होंने कहा कि बुद्धि को जो है बुद्धि ए और बुद्धि बी में बांटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा कि बुद्धि एक पूर्ण इकाई है। ठीक है, तो इस प्रकार इस सिद्धांत की भी आलोचनाएं हुई हैं। तो प्यारे बच्चों, आज आपके सम्मुख हम बुद्धि के 9 सिद्धांतों को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। अगली कक्षा में हम बुद्धि के बुद्धि लब्धि के बारे में आपको बतलाएंगे कि बुद्धि लब्धि बच्चों की कैसे निकाली जाती है और उससे भी जो तमाम महत्वपूर्ण बिंदु परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अपने इस कक्षा के माध्यम से हम आपको उन सभी बिंदुओं के बारे में समझाने और बतलाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।